जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के लिए हम लोग देखेंगे टॉपिक जीएसटी। तो देखते हैं जीएसटी के बारे में। बात करें जीएसटी की तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी क्या है? वस्तु एवं सेवा दोनों पे लगने वाला टैक्स है। यह लागू कब होता है? तो 1 जुलाई 2017 को यह लागू होता है। तो जीएसटी है पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू होती है। इसमें जम्मू कश्मीर में इस दिन को मतलब 1 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं होता है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो याद रखेंगे कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। एग्जाम में बार बार हमेशा यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह लागू होता है 1 जुलाई 2017 को, इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। जीएसटी के प्रकार की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। सीजीएसटी की बात करें तो सेंटर जीएसटी है, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी है और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी है। एक अन्य जीएसटी भी होती है यूटी यूटी जो केंद्र शासित जीएसटी कही जाती है, यानी कि केंद्र शासित राज्यों में लगने वाला जीएसटी है। वहां के प्रावधान अलग होते हैं। वहां पे यूनियन टेरिटरी का यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का, तो इसलिए वहां पे जीएसटी अलग हो सकते हैं। तो इसलिए वहां पे क्या किया गया है कि उसके लिए अलग से यूटी जीएसटी लागू किया गया है। तो कहीं पे लागू है, कहीं पे नहीं लागू है किसी राज्यों में। तो ये ध्यान रखेंगे कि हर केंद्र शासित में प्रदेश में लगना ये जरूरी नहीं है यूटी जीएसटी। तो इसे ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अन्य में याद रखेंगे कि यूटी जीएसटी भी होती है। तो जीएसटी के प्रकार कितनी होती है? 3 होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब बात कर लेते हैं आगे संविधान संशोधन बिल 122वां। तो जीएसटी को संविधान में जोड़ने के लिए क्या किया गया कि एक बिल पास किया गया और वह बिल नंबर कितना था? 122वां, यानी कि संविधान संशोधन बिल 122वां था। तो याद रखेंगे कि जीएसटी को संविधान में जोड़ने के लिए जो बिल पेश किया गया वो 122वां बिल संविधान संशोधन बिल 122वां था। राज्यसभा से पारित यह कब होता है? 3 अगस्त 2016 को। और लोकसभा से यह पारित कब होता है? 8 अगस्त 2016 को। और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कब करते हैं? 8 सितंबर 2016 को यह हस्ताक्षर होता है। तो जब राज्यसभा से लोकसभा से पारित होता है तो कोई भी संशोधन बिल होता है, उसे अधिनियम या एक्ट बनने के लिए राष्ट्रपति की हस्ताक्षर जरूरी होती है। यानी कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तो वह अभी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसलिए तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब होता है? 8 सितंबर 2016 को। तो याद रखेंगे कि संविधान संशोधन बिल 122वां राज्यसभा से पारित कब होता है? 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा से कब पारित होता है? 8 अगस्त 2016 को। और राष्ट्रपति हस्ताक्षर इस पे कब करते हैं? 8 सितंबर 2016 को। तो ये मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट है यह कि संविधान संशोधन बिल कौन सा था? 122वां था। अब वहीं पे बात करें, देखिए अभी हस्ताक्षर राष्ट्रपति को होने के बाद यह क्या होता है? अधिनियम बन जाता है। तो अधिनियम बनने के बाद अब यह संविधान संशोधन के द्वारा बना हुआ कौन सा अधिनियम है? 101वां अधिनियम है। तो देखिए 101वां का मतलब क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 101वां अधिनियम है। यानी संविधान में और भी संशोधन करके अधिनियम जोड़े गए हैं, लेकिन जो जीएसटी जोड़ा गया वह 101वें नंबर का था। तो संविधान संशोधन अधिनियम 101वां था जो 2016 में जुड़ा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया। एक बार और सुन लीजिए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 3 आर्टिकल जोड़े गए और यह कह लीजिए कि 246 में संशोधन किया गया, 269 में संशोधन किया गया और 279 में संशोधन किया गया और एक खंड जोड़ा गया 246A, 269A और 279A। तो याद रख लेंगे कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में 3 आर्टिकल जोड़े गए। आर्टिकल 246 है, इसके तहत कहा गया कि संसद को जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार होगा। यानी जीएसटी पे कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? तो संसद को होगा। तो इसे याद रखेंगे कि आर्टिकल 246A कहता है कि संसद को जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार होगा। वहीं पे आर्टिकल 269A में जीएसटी की उगाही एवं विभाजन का जो अधिकार है वह केंद्र सरकार को दिया गया। तो 269A में जीएसटी की उगाही एवं विभाजन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और वह किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंडर में। यानी उगाही का मतलब
जीएसटी को लागू करना, उसका एकत्रित करना और उसे अन्य अन्य राज्यों में विभाजित करना या अन्य जगहों पे विभाजित करना किसका काम है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। वहीं पे आर्टिकल 279A में जीएसटी परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि 279A कहता है, आर्टिकल 279A कहता है कि जीएसटी के लिए एक जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल होगी। तो इसका प्रावधान 279A में दिया गया। हम लोग जीएसटी परिषद के बारे में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें कि कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, ये सब जीएसटी परिषद काउंसिल के अंडर में हम लोग अभी देखेंगे। अब देख लेते हैं कि जीएसटी से संबंधित कुछ समितियां बनती हैं, यानी कि किस समिति के तहत इसे जोड़ा गया, क्या समिति का कौन सा सुझाव था। तो एक इंपॉर्टेंट समिति बनती है विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति के ही कहने पे या सुझाव पे जीएसटी को लागू किया जाता है। तो जीएसटी लागू करने का सुझाव कौन देता है? विजय केलकर समिति देती है। विजय केलकर इसके अध्यक्ष होते हैं। और विजय केलकर जी कौन होते हैं? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं विजय केलकर। तो विजय केलकर समिति के तहत ही जीएसटी को लागू करने का सुझाव दिया जाता है। एक और समिति बनती है असीम दास गुप्ता समिति। यह समिति क्या होती है कि जीएसटी की प्रारूप समिति होती है। यह जीएसटी की प्रारूप समिति होती है कि जीएसटी कैसे लागू होगा, जीएसटी काउंसिल कैसा होगा, जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होंगे, ये सब असीम दास गुप्ता समिति के अंडर में तैयार किया जाता है। और इसके अध्यक्ष होते हैं असीम दास गुप्ता जी। इसका कार्य होता है जीएसटी का प्रारूप तैयार करना, यानी कि जीएसटी का स्वरूप कैसा होगा। तो इसका कार्य किसे दिया जाता है? असीम दास गुप्ता जी की असीम दास गुप्ता समिति के तहत। इसी समिति ने कहा था कि जीएसटी के लिए एक जीएसटी काउंसिल होना चाहिए। तो इसी के सुझाव पे जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाता है। एक और समिति आती है अरविंद सुब्रमण्यम समिति। तो अब अरविंद सुब्रमण्यम समिति आप लोग को लिख लीजिए कि ये भी जीएसटी से संबंधित समिति थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देख लेते हैं जीएसटी की दरें क्या है। तो जीएसटी की दरें के बारे में बात करें तो जीएसटी की दर क्या है? एक है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो याद रखेंगे कि जीएसटी की दर कितनी है? यह पांच दर है। कहीं कहीं पे 4 भी होता है जब जीरो को छोड़ देता है तब। तो लेकिन सभी लोग जीरो को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 0% भी है। तो जीएसटी की दर में 0%, 5%, 12% और 18%, 28% ये जीएसटी की दर है। यानी कि इन्हीं दरों पे सारे सामानों को अलग अलग स्लैब में रखा जाएगा। यह क्या है? जीएसटी का यह अलग अलग स्लैब है, यानी कि एक प्रकार से ग्रुप है कि 0% के ग्रुप में कौन सा वस्तु रहेगी, 5% के ग्रुप में कौन सा रहेगा, 12% के ग्रुप में कौन सा सामान रहेगा। तो यह एक प्रकार से जीएसटी का ग्रुप है कि किस दर में कौन सी वस्तु रखी जाएगी। एक विशेष दर भी है। विशेष दर क्यों है? देखिए यहाँ पे 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, 5 ही स्लैब है। लेकिन सोना पे क्या होता है कि 3% लगता है। इसमें देखिए 3% कहीं नहीं है, तो इसलिए इसे विशेष दर रखा गया कि सोना के लिए, केवल सोना के लिए 3% की जीएसटी रखी गई है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि एक विशेष दर भी है 3% जो सोना पे लगता है, गोल्ड पे। तो याद रखेंगे कि जीएसटी की कितनी दरें हैं? 5 दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यहाँ पे एक बात और नोटिस कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे कभी कभी कोई एग्जाम में 4 भी दे देता है, ऑप्शन में 5 नहीं मिलता है। जब वो 0% को छोड़ता है तब ऑप्शन में 4 देगा, नहीं तो यह 5 स्लैब होते हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब देख लेते हैं जीएसटी से बाहर कुछ वस्तुओं को भी रखा गया है। तो जीएसटी के बाहर कौन सी वस्तुएं हैं? मादक पेय पदार्थ यानी शराब को जीएसटी के अंडर में नहीं रखा गया है। शराब पे क्या है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स बढ़ा घटा सकती है, इसलिए इसे जीएसटी से बाहर रखा गया। पेट्रोलियम से बने उत्पाद या पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये भी जीएसटी से बाहर है। रियल इस्टेट यानी जितने भी रियल इस्टेट के काम है या उससे जो भी उगाई है या धन का संचय है, उस पे जो टैक्स है वो ये जीएसटी से बाहर रखा गया। विद्युत कर भी क्या है? जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो ये जीएसटी की दरों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जरूरी है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। और किन वस्तुओं को बाहर रखा गया पेट्रोलियम से? मुख्यतः अभी तो अब तक तो शराब और पेट्रोलियम के बारे में ही पूछा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि शराब या मादक पेय पदार्थ और पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखा गया है। रियल इस्टेट भी है, विद्युत कर भी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ध्यान रख लेंगे, एक दो बार इसका रिवीजन जरूर करेंगे, इसे तैयार कर लेंगे। ये शॉर्ट नोट्स है ताकि रिवीजन आसानी से हो सके। चलिए अब आगे देख लेते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में, यानी जीएसटी परिषद के बारे में। चलिए अब देखते हैं जीएसटी परिषद के का गठन के बारे में। जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल की बात करें तो इसमें अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। तो जो भी जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया जाता है उसमें अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री उसका अध्यक्ष होता है। जो वर्तमान में वित्त मंत्री होगा वह जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होगा। यह
यानी जो जीएसटी परिषद है यह आर्टिकल 279A यानी कि आर्टिकल 279A में दिया गया है जीएसटी काउंसिल के बारे में, और यह आर्टिकल 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे कि जीएसटी काउंसिल का जो गठन है इसका प्रावधान आर्टिकल 279A में दिया गया है, और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है आर्टिकल 279 में कहा गया कि 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। तो याद रखेंगे कि जीएसटी काउंसिल का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और 60 दिनों के अंदर किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि इस साल की जीएसटी काउंसिल खत्म होती है तो इसके 60 दिन के बाद दूसरी जीएसटी काउंसिल तुरंत क्या होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा उसका गठन किया जाएगा। इसमें टोटल 33 सदस्य होते हैं। तो याद रखेंगे कि जीएसटी काउंसिल में 33 सदस्य होते हैं। उसमें एक अध्यक्ष होता है जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। वहीं पे दूसरा होता है केंद्रीय राजस्व मंत्री होते हैं, दूसरा, यानी कि पहले अध्यक्ष हो गए, दूसरे केंद्रीय राजस्व मंत्री हो गए, तो केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री होते हैं इसके सदस्य। और उसके बाद जो दो तो हो गए, अब बचे 31 में 28 राज्यों के और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। तो याद रखेंगे कि 33 जीएसटी काउंसिल में कुल 33 सदस्य होते हैं। उसमें एक अध्यक्ष होता है यानी केंद्रीय वित्त मंत्री, दूसरे केंद्रीय राजस्व मंत्री होते हैं, और 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं इसके सदस्य। तो 28 राज्य हो गए और 3 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं, 33 सदस्य होते हैं। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री होते हैं, और 28 राज्यों के वित्त मंत्री और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं। अगर बात करें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक की, तो बैठक की गणपूर्ति 50% सदस्यों का, मतलब कुल सदस्यों का 50% अगर जो मंत्री है वो अगर बैठक करते हैं तो इसे जीएसटी काउंसिल की बैठक मानी जाएगी, यानी इससे कम होंगे तो वह बैठक नहीं होगी। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुल सदस्यों का 50% गणपूर्ति है, और निर्णय 3/4 के बहुमत से कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो 3/4 के बहुमत से पास होना चाहिए। तो यह निर्णय 3/4 के बहुमत से पास होगा। पहले अध्यक्ष की बात करें तो जीएसटी काउंसिल के पहले अध्यक्ष बनते हैं अरुण जेटली जी। तो अरुण जेटली जी उस समय के वित्त मंत्री थे जब जीएसटी काउंसिल बनी थी पहली, तो उस समय के पहले अध्यक्ष भी कौन बनेंगे, अरुण जेटली जी बनेंगे। तो यह था जीएसटी काउंसिल के बारे में, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें आर्टिकल याद रखेंगे कि जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, और सदस्यों की संख्या कितनी होती है, और इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं ये भी ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री होते हैं, और 28 राज्यों के वित्त मंत्री और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% होता है, और निर्णय 3/4 के बहुमत से लिया जाता है, और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं अरुण जेटली जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी जीएसटी के बारे में। चलिए अब देखते हैं जीएसटी नंबर के बारे में। बात करें जीएसटी नंबर के बारे में तो यह 15 अंकों का यूनिक कोड होता है। तो जितने भी जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए 15 अंकों का एक यूनिक कोड यानी कि अलग अलग कोड जारी किए जाएंगे। यानी कि किसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एक ही जीएसटी नंबर जारी होगा, उसे ही 15 अंकों का यूनिक कोड कहते हैं। तो जीएसटी नंबर क्या आता है, यह 15 अंकों का एक यूनिक कोड होता है। इसे GSTIN भी कहा जाता है। आप लोग जाएंगे दुकान पे कभी कभी, तो अगर दुकानदार जीएसटी रजिस्टर्ड करवा रखा है तो वो अपने बैनर पे ऊपर लिखवाया रहता है या दुकान के ऊपर लिखवाया रहता है बाहर ही GSTIN नंबर। तो उसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ध्यान रखेंगे कि GSTIN का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो याद रखेंगे कि जीएसटी नंबर को GSTIN भी कहा जाता है, जो जिसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी नंबर में 15 अंकों का यूनिक कोड होता है। तो इसमें जो पहले के 2 अंक होते हैं वह क्या होता है, स्टेट कोड होता है, और अगला 10 अंक जो होता है यानी कि 10 डिजिट जो होता है वह पैन नंबर होता है। यानी कि जिस पैन नंबर के साथ, जिस डॉक्यूमेंट के साथ उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया होगा, तो उसमें जो पैन नंबर होगा उसी के आधार पे क्या होता है कि आगे के 10 डिजिट पैन नंबर होते हैं। 13वां अंक क्या होता है, राज्यों के भीतर रजिस्ट्रेशन के आधार पर। मान लीजिए यूपी में होता है तो यहाँ का जो कोड होगा अलग से, दो अंकों का स्टेट को छोड़ के जो अलग से कोड होगा वह यहाँ के आधार पे होगा, ताकि पता चलेगा कि हाँ यूपी के लखनऊ शहर में यह रजिस्ट्रेशन कराया गया है। तो उसके आधार पे क्या होता है कि 13वां अंक होता है। 14वां अंक स्वतः यानी डिफॉल्ट होता है, कोई भी अक्षर या अंक हो सकता है, जैसे कि जेड हो सकता है वहां पे।
15वां अंक क्या होता है, चेक कोड होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जीएसटी के बारे में ये अंकों के संबंधित कुछ जानकारियां हैं। जैसे पहला 2 अंक क्या है, स्टेट कोड है। तो ध्यान रखेंगे कि जीएसटी नंबर या 15 अंकों का यूनिक कोड होता है। जीएसटी आने से भारत में कुल 17 कर समाप्त हो गए। तो ध्यान रखेंगे कि जीएसटी आने से भारत में कुल अलग अलग या विभिन्न प्रकार के 17 करों को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे एक जीएसटी लागू कर दिया गया। इंडिया जो है जीएसटी, इंडिया 161वां देश बन गया जीएसटी लागू करने वाला। यानी कि जो इंडिया है जब वो जीएसटी को लागू करता है अपने देश में, तो वह 161 नंबर का देश बन जाता है पूरे विश्व में जीएसटी लागू करने वाला। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश होता है फ्रांस। यानी फ्रांस में 1954 में जीएसटी को अपनाया जाता है, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश बनता है फ्रांस। इंडिया में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो असम है। और दूसरा राज्य कौन सा है, बिहार है। तो ध्यान रखेंगे कि पहला राज्य भी याद रखेंगे कि इंडिया में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है असम और दूसरा राज्य है बिहार। जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जीएसटी का कोई भी ऑफिस तो होगी, यानी हेडक्वार्टर होगा तो वह दिल्ली में है। तो ध्यान रखेंगे जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। जीएसटी संग्रहालय यानी कि जीएसटी म्यूजियम कहाँ है, तो वह यह गोवा में है। तो ध्यान रखेंगे कि जीएसटी म्यूजियम या संग्रहालय कहाँ पे है, गोवा में है। जीएसटी किस सिद्धांत पे देश में लागू किया गया, तो सिद्धांत था एक देश एक कर। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जीएसटी का, कि एक देश तो एक कर होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जीएसटी का मुख्य सिद्धांत क्या है, एक देश एक कर, यानी वन नेशन वन टैक्स। भारत में जीएसटी का मॉडल कहां से लिया गया है, तो भारत का जो जीएसटी है वह कनाडा के जीएसटी पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में जो जीएसटी का मॉडल है वह कनाडा के जीएसटी पर आधारित है। और आप लोग एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा कि थ्रेशोल्ड सीमा, यानी कि एक शब्द आता है इसमें थ्रो, यहां पे लिख देता हूं, थ्रेशोल्ड सीमा। इसका मतलब होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, अभी पूछा नहीं गया लेकिन एक शब्द होता है जीएसटी में, शब्दावली है थ्रेशोल्ड सीमा। तो यह वह न्यूनतम राशि जहां से जीएसटी लगना शुरू हो जाती है उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड सीमा कहते हैं। यानी कि कुछ न्यूनतम दरों पे क्या जीएसटी नहीं लगती है, जीएसटी में छूट है, लेकिन उसके ऊपर क्या है जीएसटी लगती है। तो जहां से जीएसटी लगना शुरू होता है उसे थ्रेशोल्ड सीमा कहते हैं। यानी वह न्यूनतम राशि जहां से जीएसटी लगना शुरू हो जाती है उसे थ्रेशोल्ड सीमा कहते हैं। और यह सीमा कितनी है, 20 लाख। यानी कि जो लिमिट है यह क्या है, 20 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यक्तियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। तो याद रखेंगे कि थ्रेशोल्ड सीमा में 20 लाख से, जिनका भी 20 लाख का टर्नओवर है साल का यानी वार्षिक, उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर ऐसा वह नहीं करते हैं और पकड़े जाते हैं तो उन्हें कठिन कार्रवाई या कठोर कार्रवाई की जाती है और कुछ पेनल्टी भी लगाई जाती है। तो ये था जीएसटी के बारे में। यहाँ से एक दो क्वेश्चन यूपी पुलिस में अगर पूछता है तो यहीं से पूछेगा, तो आप लोग इसे एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स है, और अपनी तैयारी जारी रखें यूपी पुलिस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसे ही टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।